नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। आज दिल्ली में इजरायली दूतावास के पीछे आगजनी की खबर आई तो दिल्ली पुलिस इजरायली दूतावास के पीछे एक खाली प्लॉट की जांच कर रही है, जहां से एक धमाके और आग लगने की बात कही गई। इसको लेकर दमकल विभाग को भी फोन किया गया। दमकल की टीम वहां पहुंची, लेकिन उसे कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब दिल्ली पुलिस इसकी जांच में जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर। इस वक्त मैं हूं इजराइल एम्बेसी के बाहर पृथ्वीराज रोड पर। यहां पर आज शाम करीब 5:45 पर दिल्ली पुलिस को और फायर डिपार्टमेंट को एक कॉल मिली कि यहां पर एक ब्लास्ट हुआ है। उसके बाद दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंच गए हैं। स्पेशल सेल की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस को यहां से कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। करीब 5:45 बजे एक कॉल मिली, उसके बाद तुरंत यहां पर फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और जो लोकल पुलिस है वो तुरंत मौके पर पहुंची। और दिल्ली पुलिस के साथ साथ जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो चप्पे चप्पे की यहां पर तलाशी ले रहे हैं, लेकिन अब तक की तलाशी में पुलिस को कुछ भी यहां से नहीं मिला है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि जब ये धमाके वाली बात सामने आई उस वक्त करीब 100 मीटर तक आवाज़ आई। ये आवाज़ किस चीज़ की थी, ये आवाज़ किस ऑब्जेक्ट से हुई, इसकी अभी जांच चल रही है। तो यहाँ पर लगातार जो तलाशी है वो की जा रही है, लेकिन अब तक दिल्ली पुलिस को यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई सामान यहाँ से बरामद नहीं हुआ है जिससे ये साफ हो पाए कि यहाँ पर धमाका हुआ है। आप देखें कि आसपास जो तमाम जो पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पर गार्डन है, उसकी चप्पे चप्पे की यहाँ पर तलाशी की जा रही है। और पुलिस ने जो ये पूरा एरिया है इसको कॉर्डन ऑफ कर दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी यहाँ पर आए हैं, जो लगातार पिछले कई घंटों से यहाँ पर तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन अब तक कोई भी सामान दिल्ली पुलिस को बरामद नहीं हुआ है, ना ही यहाँ से कोई विस्फोटक मिला है। दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी ने हो सकता है कि शरारत के तौर पर ये कॉल कर दी हो, लेकिन फिर भी इस कॉल की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पर तलाशी कर रही है। ये सामने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान है, इसके ठीक बाहर ये कॉल आई थी कि यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर आया था और यहाँ पर जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी यहाँ पर आए थे, लेकिन अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट दिल्ली पुलिस को यहाँ से बरामद नहीं हुआ है। तो ये जो तलाशी अभियान है ये लगातार जारी है, लेकिन दिल्ली पुलिस अब तक कोई भी ऑब्जेक्ट बरामद नहीं कर पाई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल और गाजा युद्ध के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है हाल में, उसके बाद इस तरह की कॉल जो है वो काफ़ी गंभीर थी और इसीलिए दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे और यहाँ पर लगातार जो तलाशी अभियान है वो चल रहा है। नई दिल्ली से कैमरामैन सचिन गुप्ता के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और इस बीच इजरायल के दूतावास के प्रवक्ता ने भी खबर की पुष्टि की है। उनका कहना है कि 5 बजे के करीब धमाका सुना गया। पुलिस मौके पर मौजूद है। दूतावास को पुलिस रिपोर्ट का इंतजार है। धमाके की प्रकृति जानने के बाद बयान जारी किया जा सकता है। अब बात पहलवानों की। पहलवान विनेश फोगाट भी करेंगी अपना पुरस्कार वापस। मेजर ध्यानचंद और अर्जुन अवार्ड से वो सम्मानित हैं और इनको लौटाएंगी। विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया के जरिए इसका ऐलान किया है। प्रधानमंत्री को लिखा है, मैं आपके घर की बेटी हूं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी ओसामा के पास। ओसामा, जिस तरह से अब विनेश भी अपना पद जिस तरह से हैं पुरस्कार वो लौटाएंगी, ये भी अपने आप में बहुत अहमियत तो रखता ही है। क्या कुछ और कहा है विनेश ने अपनी चिट्ठी में? देखिए निधि, जो पुरस्कार वापस करने वाली बात है, बजरंग पुनिया ने पहले अपना पद्मश्री वापस किया। उससे पहले साक्षी मलिक ने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जो है वो इस खेल से संन्यास ले लिया। और अब विनेश फोगाट उन्होंने कहा है कि वो अपना जो है वो खेल रत्न अवार्ड जो है वो और बाकी अवार्ड जो है वो वापस करेंगे। इसका काफ़ी महत्व है, स्पेशली इसलिए कि जो लड़ाई पिछले 1 साल से चल रही है पहलवानों के और जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके बीच, ये प्राइमरीली पहले जो पुराने जो चीफ थे बृजभूषण शरण सिंह, उनके और रेसलर्स के बीच थी। लेकिन इस इलेक्शन के बाद
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया इलेक्शंस के बाद जब संजय सिंह यहाँ पे रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ बन के आए, तो लोगों ने कहा, इन सारे प्रोटेस्टिंग रेसलर्स ने बेसिकली ये कहा कि एक तरह से ये प्रॉक्सी है बृजभूषण शरण सिंह का, और ये जो बॉडी है ये उसी तरह से फंक्शन करेगी जैसे पहले कर रही थी। साथ में इस बात को भी जो है वो काफ़ी बार ये कहा गया, दोहराया गया कि जो भी सारे डिसीजंस लिए जाएंगे, जो भी सारा जो फैसला लिया जाएगा वो एक तरह से बृजभूषण शरण सिंह का होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए जो है वो जो रेसलर्स जिन्होंने प्रोटेस्ट पिछले 1 साल से प्रोटेस्ट किया था, उनको ऐसा महसूस हुआ और ऐसा लगा कि उनके हित में जो है वो ये फैसला नहीं आया है, और इसलिए जो है वो फिर से ये लड़ाई दोबारा से जो है वो एक तरह से स्टार्ट किया। पहले साक्षी मलिक ने, फिर बजरंग पूनिया ने, और अब विनेश फोगाट ने। इनफैक्ट विनेश फोगाट जो है उन्होंने अपना जो एक्स पे उन्होंने जो है वो पोस्ट डाला, उसमें उन्होंने ये जानकारी दी। उसके अलावा एक ओपन लेटर जो है वो लिखा है, और वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के को बेसिकली एक तरह से एड्रेस करते हुए उन्होंने लिखा है, और उसमें कई सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है। एक तो ये कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान था उसमें साक्षी मलिक को फैसिलिटेट किया गया, लेकिन बाद में जो है वो जब वो ये लड़ाई लड़ रही थी तो सरकार की तरफ से कोई उनको देखने के लिए नहीं आया। और वो ये भी बात कह रही थी कि जो जिस तरह के पुरस्कार मिले और जिस तरह का पुरस्कार उनको दिया गया, इन सारे रेसलर्स को दिया गया, उसका महत्व नहीं रह जाता है अगर वो इस लड़ाई में जो है वो एक तरह से जो है वो कामयाब नहीं होते। बिल्कुल, अपनी बात सामने रखी है विनेश फोगाट ने भी। और आइए न्यूज़ 8 में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती में आयु सीमा में 3 साल की छूट के आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। राज्य में 60,000 पुलिसकर्मियों की भर्ती होनी है। 3 साल की छूट सभी वर्गों को दी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में इस बार 60,244 पदों पर होनी है भर्ती। पुरुषों के लिए 18 से 22 और महिलाओं के लिए 18 से 25 साल की आयु सीमा रखी गई। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी गई, लेकिन ओवर एज हुए लोगों ने इस मामले को हाउस कोर्ट तक पहुंचाया, कोर्ट में पहुंचाया, और अदालत में छुट्टियों के बाद मामले की सुनवाई है। और उससे पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छूट का आदेश दे दिया है। इससे लाखों नौजवानों को राहत मिलेगी। तो एक तरफ 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें देश के प्रख्यात नामी गिरामी शख्सियत शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी समारोह के मुख्य जजमान होंगे। तैयारियों को लेकर कई बातें सामने आ रही है, लेकिन विपक्ष से जुड़े नेताओं के रुख सुर्खियां बन रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर हैं। 22 जनवरी के उद्घाटन समारोह के लिए अलग अलग सियासी दलों के नेताओं को भी बुलावा भेजा गया है, लेकिन धार्मिक कार्यक्रम को लेकर सियासत के रंग भी दिख रहे हैं। सीपीआईएम ने साफ किया कि वो राम मंदिर के उद्घाटन से दूर रहेगी। सीताराम येचुरी ने धर्म को निजी मामला बता रहे हैं। ये आमंत्रण हम स्वीकार किए, उसके बाद हमने उन्होंने पूछा नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो उसको जवाब नहीं दिया। अब ये बाकी ये जो प्रचार जो चल रही है, लेकिन इसके अंदर एक बात स्पष्ट रखना चाहूँगा मैं। देखिए, धर्म जो है वो एक पवित्र संबंध है एक आत्मा और एक परमात्मा के बीच में। कौन होगा परमात्मा? जिसके अंदर आस्था है हर व्यक्ति का, वो आस्था का हम पूरी की पूरी इज्जत करते हैं, संरक्षण करते हैं, वो अधिकार का हर इंसान के लिए। तो जहाँ तक आस्था और धर्म की बात है, उनके लिए हमारा पूरा का पूरा इज्जत है, रेस्पेक्ट। बीजेपी के लिए राम मंदिर सबसे बड़े मुद्दों में से एक रहा है। 2024 के लोकसभा और राज्यों के चुनाव में भी पार्टी के लिए अहम मुद्दा बना रहेगा। मैं देखती हूं कि जिन लोगों को भारतीय परंपराओं पर गर्व नहीं है, जिन्होंने आज तक धर्म का इस्तेमाल करा है गलत तरीके से और भारत को विभिन्न जगहों पर बांटने का प्रयास किया, और भारत की जो मर्यादाएं हैं और भारत की जो मान्यताएं हैं उनको सही दिशा देने का जो नियम है वो भी नहीं किया और उनको सही तरीके से समझा भी नहीं। तो ये जो नासमझ किस्म के लोग हैं, ये वही नासमझी आज भी इन्होंने अपनी बातचीत से और अपने बयानों से करी है। वाम दलों के नेताओं ने अपना पक्ष रखा है। अब निगाहें कांग्रेस और उसके वरिष्ठ नेताओं पर टिकी हैं।
मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को समारोह में बुलाया गया है। राहुल गांधी को निमंत्रण मिला है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी आमंत्रण की पुष्टि की है, लेकिन पार्टी के रुख के बारे में उन्हें पता नहीं। जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे इस पे सियासी खेल भी शुरू हो रहा है और आने वाले दिनों में ये सियासी खेल और तेज होता दिखेगा। दिल्ली से मरिया शकील के साथ, लखनऊ से तनिष पंजाबी, एनडीटीवी। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में मिली हार के बाद कांग्रेस ने इन राज्यों में पार्टी में फिर से जान फूंकने की कवायद शुरू कर दी है। पार्टी का पूरा जोर नए नेतृत्व को बढ़ावा देने और पुराने नेताओं के अधिकतम इस्तेमाल पर है। पार्टी ने सबसे पहली कोशिश मध्य प्रदेश से शुरू की है। काफी मंथन के बाद राज्य में प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता के तौर पर नए नेताओं को बिठाया गया है। युवा नेता जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसी तरह उमर सिंघार को विधायक दल का नेता बनाया गया है। 40% वोट कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों को मिलकर मिले हैं। मैं मानता हूं कि इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टियां कमज़ोर नहीं हैं और हमारे सफिशिएंट विधायक भी हैं। लोकसभा का इलेक्शन सामने है और संगठन को दुरुस्त करना हमारी जिम्मेवारी है। 40% वोट कैसे 51% हो, इसकी पूरी रणनीति और खासकर युवा और महिलाओं को कांग्रेस पार्टी के साथ कैसे जोड़ें, ये सबसे बड़ा हमारे लिए एक तरह से लक्ष्य होगा। दूसरा बड़ा बदलाव छत्तीसगढ़ में किया गया है। कांग्रेस को मिली अप्रत्याशित हार के बाद वहां भी नए नेतृत्व पर भरोसा जताया गया है। महासचिव सचिन पायलट को राज्य का नया प्रभारी बनाया गया है। वहीं अशोक गहलोत को पार्टी की नेशनल अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी आलाकमान ने दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी करने को कहा है। उनके आने से छत्तीसगढ़ में पराजय को भूलकर कांग्रेस पार्टी एक नए उत्साह के साथ और नई ऊर्जा के साथ लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए तत्पर होगी। हमें यकीन है कि माननीय सचिन पायलट जी के आने से कांग्रेस एक नए सिरे से पुनः तैयार होकर के कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के झूठ का, उनके झूठे वादों का, उनके झूठे गारंटी का मुकाबला करने में सक्षम होगी। सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी अहम बदलाव किए गए हैं। प्रियंका गांधी को राज्य की प्रभारी पद से हटा दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि प्रियंका को लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि उनके चुनाव लड़ने को लेकर अभी भी सस्पेंस है। प्रियंका की जगह अविनाश पांडे को उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया है। पांडे को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। केंद्रीय स्तर पर भी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगठन में बदलाव किए हैं। हालांकि चौंकाने वाली बात यह रही कि इनमें कुछ नए चेहरों को तो शामिल किया गया है, लेकिन ज्यादातर पुराने चेहरों को ही फेरबदल करके बनाए रखा गया है। महासचिव के तौर पर सचिन पायलट एकमात्र नए चेहरे के रूप में शामिल किए गए हैं। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ से हटाकर उत्तराखंड का प्रभारी बना दिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को मध्य प्रदेश के प्रभारी से तो हटा दिया गया, लेकिन कर्नाटक की जिम्मेदारी बरकरार रखी गई है। मोहन प्रकाश को बिहार का, जबकि रमेश चन्नीथला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया है। इसलिए केंद्रीय संगठन की नई टीम को नई बोतल में पुरानी शराब भी कहा जा रहा है। राहुल गांधी की बहुत हद तक छाप है। राहुल गांधी खुद तो जिम्मेवारी लेना नहीं चाहते, बैक सीट ड्राइविंग करना चाहते हैं कि अपने लोगों को बैठा दें, उनको चलाएं। नई दिल्ली से मनोरंजन भारती के साथ प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया। राजौरी में हुए आतंकी हमले के बाद कल रक्षा मंत्री इलाके का दौरा करेंगे। इससे पहले सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने राजौरी पुंछ का दौरा किया था। उन्होंने कमांडर्स को निर्देश दिया है कि आतंक के खिलाफ अपने अभियान को पेशेवर तरीके से चलाएं। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे का राजौरी पुंछ दौरा ऐसे समय हुआ जब सेना एक मुठभेड़ में अपने 4 जवानों को खो चुकी थी। बाद की पूछताछ के लिए पकड़े गए 3 लोगों की मौत को लेकर सवाल उठ रहे थे। सेना प्रमुख ने साफ कहा कि सेना पेशेवर ढंग से काम करे, कोई लापरवाही ना हो, ना ढिलाई हो, लेकिन जवाबदेह सेना की तरह काम करे। आर्मी चीफ ने वहां पे कहा है कि आवर कंडक्ट शुड बी प्रोफेशनल
यानी कि हम जो काम करें ये सोच समझ के करें कि हम भारत की सेना है और हमारा जो है ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड बहुत ही आला किस्म का है। सो वी शुड नॉट डू एनीथिंग जिससे कि आम लोगों को कहीं पर भी चोट पहुंचे या क्षति पहुंचे। सेना ने 3 लोगों की संदिग्ध मौत पर अपनी जांच भी शुरू कर दी है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होते ही इलाके के ब्रिगेड कमांडर को उस जगह से हटा दिया गया है। पुलिस भी अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर अपनी जांच कर रही है। सुरक्षा बलों के लिए यह चुनौती और भी बढ़ जाती है जब आतंकी कश्मीर के बजाय जम्मू इलाके पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पिछले साल 1.5 साल से कोशिश की जा रही है जम्मू रीजन को डिस्टर्ब करने की, और उसमें खास तौर पर उन्होंने राजौरी पुंछ का इलाका चुना है क्योंकि ये बिल्कुल LOC के पास है और एक बार आप अंदर आ गए तो आपको छुपने की बहुत सारी जगहें हैं, गुफाएं हैं, जंगल हैं घने, तो उतना ही डिफ़िकल्ट है आर्मी और पुलिस के लिए ऑपरेट करने के लिए। मेरा ये मानना है कि लोकल लड़कों का इस्तेमाल करना चाहिए। लोकल लड़के जो हैं वो पूरे टेरेन को जानते हैं, हर पगडंडी को जानते हैं, गुफाओं को जानते हैं, छुपने की जगह को जानते हैं। 400-500 लड़के को रिक्रूट करके एज स्पेशल पुलिस ऑफिसर पुलिस और आर्मी के साथ लगा देना चाहिए। लगता है बदले हुए हालात में सुरक्षा बलों को राजौरी पुंछ में आतंकियों से निपटने के लिए नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। सेना के सामने चुनौती दोहरी है, आतंकवाद से भी लड़ना है और स्थानीय लोगों का भरोसा भी जीतना है। यह तभी संभव हो पाएगा जब वो पेशेवर ढंग से काम करेगी, जैसा सेना प्रमुख ने भी कहा है। नई दिल्ली से राजीव रंजन, NDTV इंडिया। असम से एक दर्दनाक खबर आई है जहां एक महिला को अंधविश्वास के चलते जिंदा जला दिया गया। सोनतपुर जिले में 30 साल की महिला पर जादू टोने का शक में पहले धारदार हथियार से हमला किया गया, फिर उसे जिंदा जलाया गया। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और 2 लोग अभी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में कल देर रात जंगल से निकलकर एक बाघ के गांव में आने से दहशत फैल गई। ये बाघ देर रात गांव के एक घर की दीवार पर आराम से बैठा रहा और उसे कुछ ही दूरी पर बैठे लोग उसे देखते रहे। धीरे धीरे बाघ को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुट गए और ये मामला कलीनगर इलाके के अटकोना गांव का है। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम पहुंची। वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंक्विलाइजर कर पिंजरे में कैद किया और अपने साथ ले गए। फिर बताया गया कि जंगल में छोड़ा गया। और इसी के साथ न्यूज़ 8 में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।